बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर फिज़िक्स में वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ये तो हम फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूले में देखेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स लगती ही क्यों है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मूविंग चार्ज। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहीं स्ट्रॉन्ग और कहीं वीक हो जाता है, जो जिसकी वजह से एक थ्रस्ट, एक फोर्स, एक धक्का सा लगता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वही रूल है जिसकी वजह से मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। वजह क्या है? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। वो कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज की मोशन की वजह से पैदा हुआ। एंड दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन गिवन एज, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है वो ये है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब ये जो F है ये वो फोर्स है जो चार्ज मूविंग चार्ज पे लग रही है। Q चार्ज की मैग्नीट्यूड है। हाँ, अगर चार्ज यहाँ पॉजिटिव होगा तो आप प्लस ई लिखेंगे अगर प्रोटॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस ई लिख देंगे। V उसकी वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस रिलेशन में आप ज़रा देख सकते हैं कि इस रिलेशन के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उनका रिजल्ट हमेशा दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के साथ, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। या ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही डायरेक्शन F की होगी। अब V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और रोटेशन की सिमत क्या होती है? रोटेशन की सिमत के लिए रूल होता है कि फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करना होता है। यहाँ फर्स्ट वेक्टर हमारा v है और सेकंड वेक्टर b है, यानी v को रोटेट कराना है हमने b की तरफ। अगर इसको मैं v मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तो v को b की तरफ रोटेट कराना है इस तरह से, तो हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता चल गई कि ये v इस तरफ रोटेट कर रहा है। तो मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इस तरफ रोटेट करूंगा, तो जो इरेक्ट थंब होगा ये मुझे इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा, और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इनका जो रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट यहाँ पे फोर्स है और V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, विच कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो यही मैंने लिखा है मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ V एंड B, यानी V और B मिलके एक प्लेन बनाते हैं, उसके ऊपर नॉर्मल होगा यानी 90 डिग्री पे होगा। एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो राइट हैंड रूल है उससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आल्सो बाय राइट हैंड पाम रूल, और एक और रूल भी है राइट हैंड, जिसमें अपने राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेच कर देते हैं इस तरह से कि आपके थंब और फिंगर्स के दरमियान 90 डिग्री एंगल बन रहा हो। तो इस रूल के मुताबिक आपके पास तीन चीज़ें आ जाएंगी, एक फिंगर, थंब और नॉर्मल टू पाम, हथेली पे अमूद। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखिए,
एक वेलोसिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक फोर्स। तो अब आपने याद रखना है, लिख लें आप कि फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ करेंगी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, और नॉर्मल टू पाम जो है ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये आगे चल के हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे। अब इसकी डेरिवेशन पे हम आते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स को हम किस तरह ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन के लिए मैंने यहाँ एज्यूम किया है कि एक कंडक्टिंग वायर है, ये आपको वायर नज़र आ रही है, ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, ये सारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जहाँ से वो क्रॉस करेगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो ए है, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल है। और इस वायर को, ये जो वायर है जिसमें करंट भी फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, यानी वायर इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, आपको पेपर पे ऐसे नज़र आ रहा है, तो ये इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या होगा, या अगर हम इस तरह भी ले लें तो हम राइट हैंड रूल लगा के मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आगे चल के चेक करते हैं किस तरह से होगी। तो जब ये चार्ज, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, हर एक की मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट की है, और वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b है जिसमें ये मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे पहले टॉपिक है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। रीज़न वही है कि करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और एक एक्सटर्नल, दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगे जिसकी वजह से क्या एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, एक फार्मूला है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो यही कुछ मैंने लिखा है, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यानी एरिया यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर है, एरिया कम ज़्यादा नहीं हो रहा, थिकनेस वायर की सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल है, एन नंबर ऑफ चार्ज हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, यानी हर चार्ज की मिकदार जो है वो क्यू है। अगर 2 कॉलम है तो हर एक की 2 कॉलम होगी। वायर इज करंट कैरिंग, यानी वायर में से करंट गुजर रहा है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो अब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो होगी एफ एल इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फार्मूले को लेके आगे हम चलेंगे डेरिवेशन के लिए। इस फार्मूले को लेके क्यों चलेंगे, ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स है, हम ये क्यों ले रहे हैं, हम तो मूविंग चार्ज पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमने इसलिए लेना है क्योंकि जब हम डीपली देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्यों लग रही है, करंट की वजह से लग रहा है। और करंट किस वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। एक्चुअली हर चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो हर चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है, तो ओवरऑल सारी मिल के हम कहते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअली टोटल फोर्स है एन फॉर एन चार्जेस, लेकिन हमें एक चार्ज के लिए चाहिए। खैर, इसमें हमें तब्दीली क्या क्या लानी पड़ेगी, कॉमन सेंस है कि अगर यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं तो करंट को रिप्लेस करना होगा चार्ज की फॉर्म में। तो कैसे, ये आगे चल के डेरिवेशन में देखते हैं। और एल, चार्ज की तो लंबाई नहीं होती, तो इसका मतलब एल को भी हमें किसी और फॉर्म में रिप्लेस करना होगा या इसकी जगह कुछ और पुट करना होगा, वो भी आगे चल के हम देखते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ करंट, पहले पहले यानी आई को हम तब्दील करने जा रहे हैं, आई की जगह किसी तरह क्यू ले आना है। तो आई क्या होता है, आई की डेफिनेशन यानी करंट, करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। तो ये नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज क्यू है और टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो अब इस इक्वेशन को मैंने 1 नाम दे दिया क्योंकि हमें यहाँ पे क्यू चाहिए और टाइम चाहिए, यानी नेट चार्ज चाहिए और टाइम चाहिए। तो नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज का मतलब है वायर के अंदर टोटल चार्ज। एक अगर चार्ज होता तो मैं एक स्मॉल क्यू लिखता, 2 होते 2 क्यू लिखता। एन चार्ज है तो टोटल चार्ज हो जाएगा एन क्यू। ये एन जो है ये नंबर ऑफ चार्ज हैं। तो अब कैपिटल एन को हमने तब्दील करना है स्मॉल एन में। स्मॉल एन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि स्मॉल एन जो है ये नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर की डेंसिटी है तो नंबर को तकसीम करना है या तो लेंथ पे या एरिया पे या वॉल्यूम पे। क्योंकि इस वायर का वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम पे तकसीम करेंगे एन बटे वी। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू उसकी लंबाई,
यानी वॉल्यूम की जगह आ जाएगा ए एल। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन ओवर ए एल। अब ए एल को मैं अगर इधर ले जाऊं तो एन ए एल हो जाएगा, यानी बड़े एन की कीमत जो है ये बड़ा एन किसके बराबर आ जाएगा, एन ए एल। यही वैल्यू इसमें पुट कर दें तो Q बराबर आ जाएगा एन ए एल क्यू। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए हम स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, या टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस यानी जो उसने फासला तय किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला वही है जो इस कंडक्टर की लंबाई है, L लिख दिया, और स्पीड जो है वो V है, यूनिफॉर्म है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, यानी टाइम की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी। तो I मेरे पास आ जाएगा Q की जगह एन ए एल क्यूब, ये लिखा हुआ है एन ए एल क्यू, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम की जगह L बटे V, ये लिखा हुआ है L बटे V। तो L L से कैंसिल हो जाएगा, V तीसरे बटे ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा एन ए क्यू वी। अब यही I की वैल्यू एन ए क्यू वी इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देनी है। वो इक्वेशन ए क्या थी हमारी, इक्वेशन ए थी एफ एल इज इक्वल टू आई इन टू एल क्रॉस बी, यानी I की जगह हमने क्या पुट कर देना है, एन ए क्यू वी। तो एफ एल बराबर आ गया एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी एज इट इज़। हमने I को कन्वर्ट कर लिया, I की जगह हमने Q की फॉर्म में लिख दिया है। अब L को रिप्लेस करना है, L वेक्टर। भाई L वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, किसी भी वेक्टर के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड होती है और उसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होता है। और इसीलिए मैंने L वेक्टर को क्या लिख दिया, L यूनिट वेक्टर और L की मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ऐसे जैसे फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा था वेक्टर A के लिए। हाँ जी, तो अब L यूनिट वेक्टर क्या है, L यूनिट वेक्टर है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है इन गिवन डायरेक्शन, यानी L यूनिट वेक्टर L की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। L की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, और करंट की वही होती है जिसमें चार्ज जिस सिम्त में मूव कर रहे होते हैं, यानी L की डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट आप L यूनिट वेक्टर की जगह V यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। पहले मैंने L की जगह L इंटू एल यूनिट वेक्टर क्रॉस B लिख दिया। अगले स्टेप में L यूनिट वेक्टर की जगह V यूनिट वेक्टर ये लिख दिया कि L यूनिट वेक्टर और V यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। इसका क्या मतलब है कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। मैग्नीट्यूड तो वैसे 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं 1 1, और डायरेक्शन भी सेम है क्योंकि L की डायरेक्शन वही लेते हैं जिस तरफ चार्ज मूव कर रहे हो, यानी जो वेलोसिटी की सेम है। तो L यूनिट वेक्टर की जगह हमने V यूनिट वेक्टर क्रॉस B लिख दिया। अब मैं इस L को बाहर ले गया, V को अंदर ले आया, तो ये बन गया एन ए क्यू एल V इंटू वी यूनिट वेक्टर क्रॉस B। तो अब ये जो V इंटू वी यूनिट वेक्टर है इसको वेक्टर V लिख देंगे अगले स्टेप में, जैसे हमने L वेक्टर को L यूनिट वेक्टर L लिखा था, तो ये V क्रॉस B बन गया। स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें Q आ रहा है और वेलोसिटी V आ रही है। तो दिस इज द टोटल फोर्स ऑन n चार्जेस, ये n चार्जेस पे फोर्स है। हमें एक पे चाहिए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो हम क्या करेंगे, n पे डिवाइड कर देंगे। जैसे हम कहते हैं ना 10 पेंसिल की कीमत 100 रुपये है, एक की कितनी होगी 100 बटे 10। तो यहाँ पे ये n चार्जेस के लिए फोर्स है, एक के लिए क्या आ जाएगी, उसको n पे डिवाइड कर देंगे। तो एफ एल की वैल्यू ये है हमारे पास इक्वेशन B, और n की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। n की वैल्यू आई थी एन ए एल, ये आई थी। ये हमने लिखा था कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखा था। तो कैपिटल N की कीमत एन ए एल आई थी, तो इसकी जगह एन ए एल। एन एन से कैंसल, एल एल से कैंसल, ए से कैंसल, बाकी बचा Q इंटू वी क्रॉस B। तो ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये फोर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर प्रोटॉन होगा ना तो फिर ये फोर्स का फार्मूला प्लस ई इंटू वी क्रॉस बी होगी, यानी फोर्स की सेमत वही होगी जो वी क्रॉस बी की सेमत है अगर प्रोटॉन हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। हाँ, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो आपने डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, यानी जो V क्रॉस B की डायरेक्शन बनेगी उसका उलट F की डायरेक्शन बनेगी। यानी आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं ना, ये रूल है अगर पाम वाला, तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब
वेलोसिटी की सेम, नॉर्मल टू पाम फोर्स की सेमता है फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होगा तो इसको उलट कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है कि एक प्रोटॉन आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। प्रोटॉन इस तरह नीचे आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की सेमता है। मैं ज़रा राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ। ये राइट हैंड रूल इस तरह से होगा, राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे जो राइट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की सिमत हो गई और इस तरफ जो है वो चार्ज आ रहा है, नॉर्मल टू पाम फोर्स की डायरेक्शन ऊपर बन रही है। इसका मतलब ये प्रोटॉन जब आएगा ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि रूल इस पे जो हम लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल, उसको आपने उलट कर देना है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी भी किस्म का आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।